वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशु क्लासेस। दोस्तों, हेड टीचर एग्ज़ाम प्रिपरेशन के अंतर्गत डीएलएड सिलेबस का आज मैं आपके बीच में प्रैक्टिस सेट नंबर 7 लेकर के उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रैक्टिस सेट जो भी मैं आपके बीच में पेश किया हूं वो एमसीक्यू टाइप हैं और ये हिमांशु क्लासेस की तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाता है। अगर इसके पहले के प्रैक्टिस सेट 1 to 6 आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां से जाकर के बाकी के भी प्रैक्टिस सेट को आप देख सकते हैं और अपने एग्जामिनेशन के लिए भरपूर तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन कैसे किया जाता है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है कुछ सामयिक परीक्षाओं द्वारा किया जाता है, लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल नहीं किया जाता बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन। और डी है कि मूल्यांकन को सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग माना जाता है। इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि एक बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन को सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा में शिक्षक होगा। ऑप्शन ए देखिए, बच्चों के लिए अधिगम सुविधा के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित करें। ऑप्शन बी है कि व्यक्त करें कि वो अपने छात्रों से क्या करने की उम्मीद करती है और फिर उन्हें ऐसा करने के लिए दिशा निर्देश दें। ऑप्शन सी है कि ऐसे तरीके अपनाएं जिसमें शिक्षार्थी को स्वयं अधिगम के लिए पहल करने के लिए प्रोत्साहित हो। ऑप्शन डी है कि मुख्य तथ्यों की व्याख्या करने के लिए व्याख्यान विधि का उपयोग करें शिक्षक, और फिर शिक्षार्थियों का उनके ध्यान के लिए आकलन करें। तो दोस्तों, इसमें जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ऐसे तरीके अपनाएगा शिक्षक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा के लिए जिसमें शिक्षार्थी को स्वयं अधिगम के लिए पहल करने के लिए प्रोत्साहित, स्वयं जो छात्र हो ना, ऐसा व्यवस्था अपनाया जाए, ऐसे तरीके अपनाया जाए जिससे शिक्षार्थी स्वयं अधिगम के लिए पहल करने के लिए प्रोत्साहित हो जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल केंद्रित अनुदेश के असंगत है। ऑप्शन यहाँ पर आप देख रहे हैं, वैकल्पिक कक्षाओं का संगठन। ऑप्शन बी है कक्षा कक्ष प्रदर्शन। सी है वैकल्पिक पाठ्य पुस्तकों का चयन, या आत्म अधिगम। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। हम लोग बात कर रहे हैं बाल केंद्रित अनुदेश के असंगत कौन है। तो दोस्तों, वैकल्पिक कक्षाओं का संगठन ये असंगत नहीं है, वैकल्पिक पाठ्य पुस्तकों का चयन ये भी असंगत नहीं है, और आत्म अधिगम भी असंगत नहीं है। जो असंगत है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कक्षा कक्ष प्रदर्शन इसका सही जवाब होगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पाठ नियोजन की 5 चरणबद्ध प्रणाली किसने शुरू की। टर्मन, बीने, हर्बर्ट या ब्लूम। तो इसका जो सही जवाब है ना वो ऑप्शन नंबर सी होगा, हर्बर्ट। यानी पाठ नियोजन की जो 5 चरणबद्ध प्रणाली है वो हर्बर्ट ने शुरू की। अब देखिए ये पांचों चरण को भी मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं आंसर यहाँ पर सी है। तो पाठ नियोजन के लिए उनके द्वारा बताए गए 5 चरणों को समझें तो इसमें पहला क्या है, तैयारी। तैयारी क्या है, तो एक नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थियों के पिछले ज्ञान को सक्रिय करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है क्या, तैयारी। उसके बाद आते हैं दूसरे जो चरण है वो है प्रस्तुति। इसमें क्या होता है, यह एक गुणवत्ता के अनुभव के लिए ठोस वस्तुओं के उपयोग करके अवधारणा को प्रस्तुत करने के लिए संदर्भित करता है। तीसरा क्या है, तीसरा है मेल। मेल क्या है, तो यह एक नए ज्ञान की तुलना करने के लिए पिछले ज्ञान के साथ नए ज्ञान की तुलना करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है ताकि नए ज्ञान को आत्मसात किया जा सके। ये है मेल। नंबर 3। अब आ जाते हैं सामान्यीकरण। सामान्यीकरण क्या है, देखिए सामान्यीकरण के अंतर्गत यह शिक्षक द्वारा प्रस्तुत शिक्षण सामग्री की तुलना करके सामान्य विचारों या आवश्यक निष्कर्ष पर पहुंचने को संदर्भित करता है। यह है सामान्यीकरण। और उसके बाद अंत में आ जाता है आवेदन, यानी यह बेहतर समझ और सार्थक सीखने की वास्तविक जीवन में शिक्षार्थियों द्वारा अर्जित ज्ञान का उपयोग करने के लिए है। तो ये 5 चरण जो मैंने अभी आपको बताया हर्बर्ट का, वो यहाँ पर लिखित है। ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि इनमें से कौन सी प्रक्रिया समस्या समाधान में शामिल है। तुलना करना,
अनुमान करना, वस्तुओं और डेटा का वर्गीकरण, परीक्षण और त्रुटि का उपयोग करना, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। दोस्तों ये जो भी आप देख रहे हैं ए से डी तक, ये सभी समस्या समाधान में शामिल हैं, इसलिए इस यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ई होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का वर्णन करता है। ऑप्शन ए है करके सीखना, परियोजना विधि, सहकारी अधिगम। ऑप्शन बी है व्यक्तिगत शिक्षण, समूह क्षमता, छात्रों को अंकित करना। ऑप्शन सी है कि विषयगत इकाइयाँ, नियमित इकाई परीक्षण और रैंकिंग, यानी जो आप श्रेणी कह सकते हैं। उसके बाद है परियोजना विधि, समूह क्षमता, रैंकिंग, श्रेणी, ये श्रेणी है। उसके बाद है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही जवाब है ना वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। करके सीखना, परियोजना विधि और सहकारी अधिगम जो है ये प्रगतिशील शिक्षा का वर्णन करता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 7 सीखने के लिए तत्परता संदर्भित करता है। ऑप्शन देखिए, छात्रों की सामान्य क्षमता का स्तर, सीखने के लिए निरंतरता में छात्रों के वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, सीखने की क्रिया की संतोषजनक प्रकृति, थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम। अब यहाँ पर सीखने के लिए तत्परता की बात हो रही है। अब जब सीखने के लिए तत्परता को जो संदर्भित करता है निम्न ऑप्शनों में, वह कौन है? वो ऑप्शन नंबर बी है। सीखने की निरंतरता में छात्रों के वर्तमान संज्ञानात्मक जो स्तर होता है वो सीखने के लिए तत्परता को संदर्भित करता है। बाकी कोई भी जो जवाब है ना वो इसके अंतर्गत नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा स्पष्ट करता है कि, ऑप्शन देख लीजिए, शिक्षा के आदेशों का निर्माण कैसे किया जाए, शिक्षा के कौन से उद्देश्यों का निर्धारण करें, शिक्षा के उद्देश्यों की संभावना और शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण कैसे करें। अब यहाँ पर आपको सब लग रहा होगा कि इसमें सही जवाब क्या होगा, सब तो उद्देश्यों का निर्धारण कैसे करें, निर्माण कैसे करें, किन उद्देश्यों को निर्धारित करें। लेकिन इन सबसे हट करके जो सही जवाब होगा इसका वो ऑप्शन नंबर सी होगा। शिक्षा के उद्देश्यों की संभावना को स्पष्ट करता है, यानी जितने भी उद्देश्य है उसकी संभावना व्यक्त करता है, स्पष्ट करता है। कौन? मनोविज्ञान। किसमें? शिक्षा के क्षेत्र में। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है कि संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन आप देख लीजिए, शिशु अवस्था, युवा अवस्था, बाल्यावस्था या किशोरावस्था। तो संवेगात्मक विकास की अवस्था में जो तीव्र परिवर्तन होते हैं दोस्तों, वो शिशु अवस्था में नहीं होता, युवा अवस्था में तो पहले ही हो जाता है, उसके पहले ही, इसलिए इसमें भी नहीं होता। बाल्यावस्था में जो संवेगात्मक का परिवर्तन होता है तो वो तो उस समय इंक्रीज करते रहता है, वो उस समय निर्धारित करते रहता है। लेकिन जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, किशोरावस्था, यानी संवेगात्मक विकास में किशोरावस्था में तीव्र परिवर्तन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना वो समझ लीजिए कि VBI है। क्यों मैं कह रहा हूँ, देखिए ये बहुत बार बहुत से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है। किस मनोवैज्ञानिक का कहना है कि सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं? क्रो, वाटसन, क्लर्क और व्रिच, मैकडूगल। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही जवाब है ना वो ऑप्शन नंबर बी है। वाटसन का कहना है कि सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा? वुडवर्थ ने, वाटसन ने, गैरिसन ने या बोरिंग ने? दोस्तों जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी यहाँ भी है, वाटसन। यानी कि जन्म के समय सभी बच्चे समान होते हैं, ये भी वाटसन ने कहा। और मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा? तो ये भी वाटसन ने कहा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक है व्यक्ति की रुचियाँ, अभिक्षमताएँ, अभियोग्यताएँ। ऑप्शन डी है वातावरण। अब देखिए यहाँ पर अब मानव मन को प्रभावित करने वाला व्यक्ति की रुचि भी होगा, अभिक्षमताएँ भी होगा, अभियोग्यताएँ भी होगा और वातावरण भी होगा। यानी यहाँ जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ई होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 13 है कि किसी बालक की समस्या के कारणों को ढूंढने में निम्नांकित में से सबसे कम उपयोगी मनोवैज्ञानिक विधि क्या है? ऑप्शन देख लीजिए, प्रयोगात्मक, व्यक्ति इतिहास, निरीक्षण या परीक्षण।
उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 14 है कि छात्रों के व्यक्तित्व को मापने और परामर्श देने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है वो क्या है? निरीक्षणात्मक पद्धति, साक्षात्कार पद्धति, प्रयोगात्मक पद्धति, सैद्धांतिक पद्धति। अब देख लीजिए यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके अनुसार जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, साक्षात्कार पद्धति। यानी छात्रों के व्यक्तित्व को मापने और परामर्श देने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है वो क्या है? तो वो है साक्षात्कार पद्धति। क्वेश्चन नंबर 15 है कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए है सभी विविध विद्यार्थियों के लिए शिक्षा को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी है दिव्यांग बच्चों को शिक्षा सहायता और सम्मान प्रदान करें। वहीं ऑप्शन सी है दोस्तों, दिव्यांग बच्चों के लिए सामाजिक रूप से बेहतर वातावरण प्रदान करना। और ऑप्शन डी है कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को समान अवसर प्रदान करना। अब क्वेश्चन आप देख लीजिए क्या है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, सभी विविध विद्यार्थियों के लिए शिक्षा को बढ़ावा देना। ये इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों के साथ कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है पाठ्यक्रम का विविधता, तो ये प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। ऑप्शन बी है खेल कूद व अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास, तो ये भी प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। ऑप्शन सी है भिन्न शिक्षण विधियां, तो ये भी इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। किससे? विशेष आवश्यकता वाले बालकों के साथ। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि विशेष गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण ये विशेष आवश्यकता वाले बालकों के साथ प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों के लिए यूएन सम्मेलन कब हुआ? ऑप्शन आप देख रहे हैं, 13 दिसंबर कॉमन है और 2004, 5, 6 और 7। तो जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 13 दिसंबर 2006 इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि एसीएन का क्या अर्थ है? सोशल एजुकेशन स्टैंडर्ड, स्पेशल एजुकेशन नीड्स, सोशल एजुकेशन नीड्स या सोसाइटल एक्सेप्शनल नीड्स। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, स्पेशल एजुकेशन नीड्स। एस फॉर स्पेशल, ई फॉर एजुकेशन और एन फॉर नीड्स। 19 है कि हरलॉक के अनुसार बचपनावस्था की आयु है। ध्यान दीजिए किसके अनुसार? हरलॉक के अनुसार। ऑप्शन है 2 से ए जो है वो 2 से 5 वर्ष तक, बी 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक, सी है ऑप्शन 2 से 3 वर्ष तक और ऑप्शन डी है 2 सप्ताह से 1 वर्ष तक। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? पूर्वाल्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी होगा, किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 21 है कि बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। ऑप्शन देखिए, केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन और ऑप्शन डी है गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। तो देखिए बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र न ए है, न बी है, न सी है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन इन बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि शारीरिक शिक्षा में व्यक्तित्व का क्या संबंध है? अब देखिए यहाँ पर जो भी आप ऑप्शन देखिएगा लगेगा कि भाई सभी इससे रिलेटेड है, लेकिन आंसर सिर्फ एक ही होगा। यहाँ पर उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं चलेगा। पहले ही मैं आपको बता दूँ ऑप्शन ई इसका सही जवाब नहीं है। तो देखते हैं ऑप्शन ए क्या है, बगैर व्यक्तित्व के लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव है। बी है व्यक्तित्व शारीरिक शिक्षा का एक हिस्सा है। सी है व्यक्तित्व शारीरिक शिक्षा के लिए बहुत आवश्यक है और व्यक्तित्व की मांग शारीरिक शिक्षा में होती है। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, व्यक्तित्व शारीरिक शिक्षा का एक हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि खेलों में संवेग के प्रशिक्षण के लिए श्रेष्ठ विधि क्या है?
विरोध, अनुप्रेषण, प्रावरोध या उर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन। लेकिन जो सही जवाब है ना वो ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुप्रेषण यानी रीडायरेक्शन खेलों के संवेग में प्रशिक्षण के लिए श्रेष्ठ विधि है। नंबर 24 है कि किस संस्था द्वारा व्यावसायिक शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों को मान्यता दी जाती है? AICTE, NCTE, NAPE या NCERT। यहाँ पर NCERT कर लेंगे, NCERT। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, NCTE यानी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ये जो है ये इसके द्वारा व्यावसायिक शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों को मान्यता दी जाती है NCTE के द्वारा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि डे केयर सेंटर क्या है? ऑप्शन ए, बच्चों के घर में देखभाल करने वालों की अनुपस्थिति में वैकल्पिक देखभाल के लिए बनाया गया है। ऑप्शन बी है, एक प्रकार का पार्क। ऑप्शन सी, सरकारी स्वास्थ्य संस्था जहां बच्चों की स्वास्थ्य संबंधी देखभाल की जाती है। और ऑप्शन डी है कि दिन में देखभाल करने वाले केंद्र होते हैं जिनमें शिशुओं और विद्यालय पूर्व बच्चों की घर में प्रमुख देखभालकर्ता की अनुपस्थिति में विद्यालय पूर्व वर्षों में देखभाल की जाती है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए ये ए भी गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26, NCF का फुल फॉर्म। ऑप्शन ए देखिए, नेशनल केयर फेडरेशन, नेशनल सेंट्रल फ्रेमवर्क। ऑप्शन सी है कि नेशनल कुक फेडरेशन और डी है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, NCF का फुल फॉर्म। नंबर 27 है कि भारत सरकार के अंतर्गत छोटे बच्चों को विद्यालय पूर्व शिक्षा आंगनवाड़ी के द्वारा प्रदान की जाती है। तो भारत सरकार के किस विभाग के अंतर्गत? क्वेश्चन यही है। अब यहाँ पर देखिए ICDS, ICRS, ICTS या ICYS। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, ICDS। ICDS का जो फुल फॉर्म है वो देखिए यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर लिख करके बता दिया हूँ, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। दोस्तों 28 है कि NCERT यानी राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई थी कब? 1961, 1962, 1963 या 1964। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1961। क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से किस संगठन में ERIC एक इकाई है? शैक्षिक अनुसंधान और नवाचार समिति इसका फुल फॉर्म होता है। और अगर इंग्लिश में देखा जाए तो एजुकेशन रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर, ये इसका फुल फॉर्म है। और ये इकाई किस संगठन का है? तो NCERT, NCTE, NIPA या NRF। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, NCERT। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय शिक्षा के शब्दकोश और विश्वकोश की अवधारणा को विकसित करना निम्न में से किसके कार्यों में से एक है? NCERT, SCERT, UGC, NCTE, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, NCERT। क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में NCERT मनोविज्ञान का प्रयोग कर रहा है? पाठ्य पुस्तकों का निर्माण, विद्यालय संगठन, विषय निर्धारण या वित्तीय सहायता। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, पाठ्य पुस्तकों के निर्माण। यानी पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में NCERT मनोविज्ञान का प्रयोग कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि NCERT के अनुसार स्कूल प्रशासक के लिए प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण गुणवत्ता क्या है? अब स्कूल प्रशासक की बात यहाँ हो रही है तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख लीजिए, समयनिष्ठता, नेतृत्वता, ईमानदारी और ऑप्शन डी है योग्यता। ये सब होना चाहिए, लेकिन प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण के अंतर्गत आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेतृत्वता। क्वेश्चन नंबर 33 बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि NCERT के प्रतीक चिन्ह में ध्यान दीजिए। NCERT का जो प्रतीक चिन्ह है, चिन्ह में एक दूसरे से जो लिपटे हुए हैं 3 हंस हैं। ये 3 हंस NCERT के कार्यों के आधार पर 3 महत्वपूर्ण पहलुओं को दर्शाते हैं। इनमें से कौन NCERT का पहलू नहीं है जो ये 3 हंस के रूप में NCERT को दर्शाते हैं? अब देखिए ऑप्शन ए है भर्ती,
बी है अनुसंधान और विकास, सी है प्रशिक्षण और डी है विस्तार। तो बी, सी और डी यही तीन जो हैं ये महत्वपूर्ण पहलू हैं। ऑप्शन ए जो है भर्ती, ये एनसीईआरटी के पहलू नहीं है। तो आपको ये तीनों भी याद रखना है। अगर ये तीनों आप याद रखेंगे तो दूसरा कुछ भी ऑप्शन आएगा तो उसको आप टिक आउट कर लेंगे। अनुसंधान और विकास, प्रशिक्षण और विस्तार। क्वेश्चन नंबर 34 है कि एनसीईआरटी का आदर्श वाक्य शिक्षा के माध्यम से शाश्वत जीवन किससे उत्पन्न हुआ है? गीता, मुंडकोपनिषद, इस उपनिषद या आरण्यक? दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इस उपनिषद से उत्पन्न हुआ है आदर्श वाक्य। क्या है? शिक्षा के माध्यम से शाश्वत जीवन। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आदर्श वाक्य क्या है, तो आपको ये भी याद रखना जरूरी है और ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि एससीईआरटी का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए देखिए, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, बी है स्कूल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, सी है स्टेट कोऑपरेटिव ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो वहीं ऑप्शन डी है कि स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड टीचिंग। दोस्तों यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 36, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एससीईआरटी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन देख लीजिए, अप्रैल 1986, मई 1988, जून 1982 या अगस्त 1993। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, मई 1988 को एससीईआरटी की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 37, एससीईआरटी। दोस्तों एससीईआरटी का प्रमुख कार्य है, यहाँ पर आप ऑप्शन देखिए, 4 वर्षीय अवधि वाले समेकित शिक्षा पाठ्यक्रमों की अभिकल्पना तथा उनका विकास। ऑप्शन बी है शिक्षकों के लिए एक व्यावसायिक आचार संहिता का निर्माण, सी है शिक्षा संस्थानों का प्रत्यायन तथा उनकी निगरानी। वहीं ऑप्शन डी है पाठ्यचर्या, पाठ्य पुस्तकों का विकास तथा प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा नवाचार को बढ़ावा देना। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, पाठ्यचर्या, पाठ्यपुस्तकों का विकास तथा प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा नवाचार को बढ़ावा देना। 38 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान को जिला स्तर पर प्राथमिक और बुनियादी विद्यालयों के सेवारत शिक्षकों की शिक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है? ऑप्शन देख लीजिए, सीटीई, आईएएसई, एससीईआरटी, डाइट। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, डाइट। यानी कि डाइट जिला स्तर पर ऐसी संस्था है जिस पर प्राथमिक और बुनियादी विद्यालयों के सेवारत शिक्षकों की शिक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दोस्तों 39 है कि पिंक गाइड बुक के अनुसार डाइट के कितने विभाग होते हैं? यह भी क्वेश्चन आता है कि डाइट का जो विवरण है वो किस बुक में है, तो किस उसका नाम है पिंक गाइड बुक, तो कितने विभाग होते हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 7 विभाग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है कि डाइट में सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण देने के लिए कितने विभाग स्थापित किए गए हैं? 4, 5, 6 या 7? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 6। क्वेश्चन नंबर 41 है कि डाइट संस्थानों की नोडल एजेंसी है, आईएएससी, एसआईईएमएटी, एनसीटीई या एसआईईआरटी? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, एसआईईआरटी। अब देखिए एसआईईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एस फॉर स्टेट, आई फॉर इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये एसआईईआरटी का फुल फॉर्म हो गया। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 42 है कि वर्तमान में कितने जिलों में डाइट स्थापित की गई है? 25, 28, 32 या 35? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 35। क्वेश्चन नंबर 43 है कि शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय के प्रारंभ किए जाने हेतु सुझाव दिया गया।
ऑप्शन देख लीजिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1982, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1972 या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2006। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 44, मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भारत सरकार द्वारा किस संस्थान को शिक्षा क्षेत्र में लाइट हाउस कहा? किस संस्थान को मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने लाइट हाउस कहा है? डैट, एनसीईआरटी, एसआईईआरटी या आईएएसई? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, डैट को मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र में लाइट हाउस कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि प्राथमिक स्तर के शिक्षकों को सेवा पूर्व प्रशिक्षण देने का कार्य कौन करता है? सीटीई, आईएएसई, डैट या एससीईआरटी? तो इसका भी जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, डैट। क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्नलिखित में से आईसीटी एकीकरण का क्या उद्देश्य है? सीखने के परिणामों का अनुकूलन, अधिगम में छात्रों की भागीदारी बढ़ाना, संसाधनों के उपयोग में अर्थव्यवस्था के लिए सोच को बढ़ावा देना या लेन देन के घंटों के संदर्भ में शिक्षकों का कार्यभार कम करना। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, सीखने के परिणामों का अनुकूलन आईसीटी एकीकरण का उद्देश्य है। देखिए फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 47 कि शिक्षकों के लिए संगोष्ठी आयोजित करने का निम्नलिखित में से मुख्य उद्देश्य कौन सा है? सेवाकालीन शिक्षक व्यावसायिक विकास, सेवाकालीन शिक्षक मूल्यांकन, सेवाकालीन शिक्षक प्रक्रिया विकास, भारतीय शिक्षक संभावित प्रशिक्षण विकास। देखिए सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करते बढ़ेंगे। एक एक क्वेश्चन को मैं जो यहाँ पर सम्मिलित किया हूँ आपके इस सेट में वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसके तहत 47 में कि शिक्षकों के लिए संगोष्ठी आयोजित करने का निम्नलिखित में से जो मुख्य उद्देश्य है वो है ऑप्शन नंबर ए, सेवाकालीन शिक्षक व्यावसायिक विकास। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में स्कूली शिक्षकों के पेशेवर विकास के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है? CSIR, NAAC, NCERT या EMMRC? तो इसका जो सही जवाब होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी होगा, NCERT। क्वेश्चन नंबर 49 है कि शिक्षकों के प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे उपयुक्त है? ताकत, कमजोरी, अवसर और चुनौती विश्लेषण का उपयोग करना। ऑप्शन बी है कर सकते हैं और करेंगे का विश्लेषण, सहभागिता विश्लेषण का उपयोग करना, क्रिया शोध चक्र का उपयोग करना। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, कर सकते हैं करेंगे का विश्लेषण। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 है कि निम्नलिखित में से कौन से संगठन मुख्य रूप से शिक्षक शिक्षा के नीति निर्माण और गुणवत्ता नियंत्रण पहलुओं से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन देख लीजिए, CBSE, NCERT, SCERT या NCTE। अब देखिए इसमें NCERT भी है, SCERT भी है और NCTE भी है। ये तीनों जो हैं वो शिक्षा के नीति निर्माण और गुणवत्ता नियंत्रण पहलुओं से जुड़े हुए हैं। कौन नहीं जुड़ा हुआ इसमें CBSE नहीं जुड़ा है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा उपयुक्त में से एक से अधिक यानी ऑप्शन नंबर ई। दोस्तों हेड टीचर एग्ज़ाम प्रिपरेशन के DLED सिलेबस के अंतर्गत मैंने आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 7 आपके बीच में प्रस्तुत किया, जिसमें मैंने आपको 50 क्वेश्चंस का MCQ यहाँ पर इस सेट में प्रस्तुत किया। दोस्तों आपके एग्जामिनेशन को ध्यान में रख करके ये सभी प्रैक्टिस सेट बनाए गए हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 7 तक, 6 तक। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में भी कहा, 1 से 6 तक का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहां से आप जा करके उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों अगले वीडियो तक जय हिंद।